नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल एक नए वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक जो है वो विट्रियोलेज या एसिड बर्न। ये एक बहुत सामाजिक त्रासदी है जिसकी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में होती हैं। ज़्यादातर समय इसका इंक्रिमिनेटिंग एजेंट एसिड होता है, लेकिन कई बार ये एल्कली भी हो सकता है। दोनों परिस्थितियों में होता ये केमिकल इंजरी है जिसमें चेहरे के ऊपर या तो एसिड या एल्कली फेंक दिया जाता है, जिसकी वजह से चेहरा बहुत बुरी तरह से झुलस जाता है और काफ़ी गहराई से झुलस जाता है। चेहरे पे भी फेंका जाता है, शरीर के बाकी हिस्सों पे भी ये गिर जाता है। मात्रा पे निर्भर करता है कि काफ़ी मात्रा अगर गिरी है तो काफ़ी एक्सटेंसिव एरिया इसमें बर्न हो जाता है। मुद्दे की बात यह है कि ये एक सामाजिक त्रासदी है। इसको क्राइम के तौर पे, धमकाने के तौर पे, महिलाओं को थ्रेटन करने के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनको धमकाया जा सकता है कि उनके चेहरे को हमेशा के लिए ख़राब कर दिया जाए। इस डर से काफ़ी सारे ऐसी घटनाएं वो कराने में कामयाब हो जाते हैं जो हमारे सामाजिक परिवेश में महिलाओं के लिए बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन जाती हैं। अब विट्रियोलेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? विट्रियोलेज या एसिड इंजरी का ट्रीटमेंट बर्न सेंटर्स में किया जाता है। ट्रीट करने वाले डॉक्टर्स प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं। मैंने पहले की वीडियो में ऑलरेडी एक चीज़ डिस्कस की है कि काफ़ी बड़ी टीम है जो इसका ट्रीटमेंट करती है, जिसमें इंटेंसिविस्ट भी होते हैं, फिजिशियंस भी होते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं। ये सब मिल के इस बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं। अब विट्रियोलेज का स्पेसिफिक रीज़न क्या है या केमिकल बर्न को ट्रीट करने का अलग तरीका क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स तो वही रहते हैं, लेकिन केमिकल इंजरी में जो सबसे पहला फर्स्ट एड होता है वो होता है अधिक मात्रा में पानी का इस्तेमाल करके उस इंक्रिमिनेटिंग एजेंट को डाइल्यूट किया जाए, उसके कॉन्सेंट्रेशन को कम किया जाए। अगर हम ज़्यादा पानी डाल के उसी समय उसको डाइल्यूट कर देंगे तो जो फर्दर इंजरी है वो कम हो जाती है और डेप्थ ऑफ इंजरी को हम बचा सकते हैं। केमिकल बर्न, एल्कली बर्न, जैसे ही हमने उसको पानी से धो दिया, साफ़ कर दिया, उसके बाद शरीर के उस हिस्से को साफ़ कपड़े में या तो लपेट लें या उसको ढक दें और उसके बाद इमीडिएटली पास के बर्न सेंटर या सर्जन या प्लास्टिक सर्जन के पास पेशेंट को ले जाएं। केमिकल इंजरी का जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो पेन रिलीफ होता है। कई बार बहुत पीड़ा हो रही होती है और उसको आपको रिलीफ देना बहुत ज़रूरी होता है। प्लास्टिक सर्जन या सर्जन उनको देख के काउंसिल करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पेशेंट जो घबराया हुआ होता है उसको काम करने की कोशिश करते हैं, एडमिट करते हैं और जो डेप्थ ऑफ इंजरी है उसको प्राइमा फेसी असेस करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर समय जो भी पेशेंट्स हमारे पास आते हैं उनको डीप इंजरी होती है, चेहरे का हिस्सा गहराई से जल जाता है। कई बार स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू या कभी कभी मांसपेशियां और कई बार बोन तक वो इंजरी हो जाती है। कई पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो शुरुआत में विट्रियोलेज का शिकार हो जाते हैं, 2-3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हमारे पास पहुंचते हैं और उनका हड्डी का हिस्सा जो है वो एक्सपोज पड़ा होता है, किसी जगह पे मैंडिबल या मैक्सिला नज़र आ रहा होता है, जो चेहरे की हड्डियाँ होती हैं। ऐसे पेशेंट्स में बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बड़े प्लानिंग के साथ इसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। हमारा पहला कोशिश ये होता है कि जितना अच्छे तरीके से हम उसको रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं वो करें। उसके लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। जो चेहरा है उसमें आँखों को कोई डैमेज तो नहीं हुआ है, नाक के किसी हिस्से में तो नहीं हुआ है, मुंह के अंदर तो वो एसिड नहीं गया है, इन सब चीज़ों को चेक करना पड़ता है। न्यूट्रिशन को मेंटेन करना पड़ता है। पेशेंट को कंटिन्यूसली काउंसिल करना पड़ता है कि वो जितना हो सकेगा उसको हम यथावत रूप देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जितना बड़ा फिज़िकल ट्रॉमा है उतना ही बड़ा ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है। उनके दिमाग में ये चीज़ घर कर जाती है कि अब उनका चेहरा पहले जैसा नहीं रहा। उस कॉन्फिडेंस को उनको वापस दिलाना ये भी आपके फिजिशियन और सर्जन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो उस कॉन्फिडेंस को पेशेंट में वापस लाने की कोशिश करते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके हिसाब से
जो गहरे हिस्से होते हैं उनको हम लोग आज के समय में अर्ली एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग के माध्यम से ऑपरेट करके चौथे या पाँचवें दिन सारे एरियाज़ को मार्क करके कि ये एरियाज़ गहरे हैं, ये एरियाज़ सुपरफिशियल हैं, तो सुपरफिशियल बर्न को रेगुलर ड्रेसिंग्स के तरीके से ट्रीट करते हैं और डीप एरियाज़ को ऑपरेशन थिएटर में लेके उसी समय गहराई से उस चमड़ी के नीचे के हिस्से को, और अगर मांसपेशियां भी ख़राब हुई हैं तो उनको भी निकाल दिया जाता है। और उसी समय उसको कवर करने के लिए अगर पतली चमड़ी से काम हो रहा है तो स्किन ग्राफ्टिंग के माध्यम से, और अगर मोटी चमड़ी को लाने की आवश्यकता पड़ती है तो फ्री फ्लैप्स या फ्लैप्स के माध्यम से उसको रिकंस्ट्रक्ट करने की हम लोग प्रयत्न करते हैं। ये जितनी भयावह बीमारी है उतना ही इसको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। हमारे यहाँ इसका अच्छा खासा इंसिडेंस है और इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। चूँकि ये सामाजिक त्रासदी है, इसके ऊपर कई फिल्में भी बन चुकी हैं, अभी हाल में ही एक फिल्म इसके ऊपर आ चुकी है। और अब जिस तरीके से अवेयरनेस बदल रही है इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लोग ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं इन सब चीज़ों में, और पेशेंट्स को जल्दी ऐसी जगहों पे, ऐसे सेंटर्स पे पहुंचाने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे कुछ स्कीम्स हैं जिसमें इस तरह के पेशेंट्स का फ्री ट्रीटमेंट हो रहा है, और आयुष्मान के माध्यम से और भी स्कीम्स के माध्यम से इस तरह के पेशेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट अब मिलना शुरू हो गया है। एसिड बर्न में कुछ सेकेंडरी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जिनको हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी डिफॉर्मिटीज़ होती है जिनका कोई करेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। इन सब का काउंसलिंग समय समय पे पेशेंट के साथ डॉक्टर को करते रहना होता है, और जो प्राइमरी प्रोसीजर्स होते हैं वो शुरुआती दिनों में किए जाते हैं, जो सेकेंडरी प्रोसीजर्स होते हैं उनको बाद में किया जाता है। कुछ ऑपरेशंस को हम लोग 2-3 महीने या 6 महीने के बाद भी करते हैं। ये जो प्रोसीजर्स होते हैं इसमें डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर को पेशेंट के ऊपर फेथ होना चाहिए और पेशेंट को भी डॉक्टर के ऊपर फेथ होना चाहिए। अगर ये रिलेशनशिप अच्छा पनपता है तो एसिड बर्न का विक्टिम या अल्कली बर्न का विक्टिम या केमिकल बर्न का विक्टिम उस त्रासदी से बाहर भी निकल पाता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जो होता है उसको भी वो मिनिमाइज़ कर लेता है, रिहेबिलिटेट भी अच्छे से हो जाता है, और लोगों को भी वो प्रेरित कर सकता है कि अगर इस तरह की कोई दुर्घटना या कोई एक्सीडेंट या कोई क्राइम उसके आसपास हो रहा है तो उससे वो कैसे निपटना है, और इस चीज़ को कम करने के लिए समाज में अपने को किस तरीके से अवेयरनेस लानी है, कैंपेन चलानी है, इसमें भी वो उसके एम्बेसडर बन के और समाज को रास्ता दिखा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।